बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग पॉलीमर्स देख रहे थे और पॉलीमर में हमने पिछले क्लास में होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, इसके अलावा एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, तो ये सारे हमने पॉलीमर्स के टाइप हमने लास्ट क्लास में देखा था। और लास्ट क्लास में हमने नीट 2020 का क्वेश्चन में देखा था जो कि रबर पे आया था, नेचुरल रबर पे कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में हमने देखे थे, ठीक है ना। नेचुरल रबर हमने देखा था, सिंथेटिक रबर, ब्यूना एन, ब्यूना एस, इन सब का स्ट्रक्चर हमने देखा था। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज हम लोग बात करेंगे अबाउट एवरेज मोलर मास ऑफ पॉलीमर। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका है एवरेज मोलर मास ऑफ पॉलीमर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो पॉलीमर्स होते हैं ये लार्ज और जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और हमारे पास अगर कोई सैंपल है किसी पॉलीमर का तो उसका एवरेज मोलर मास निकाला जाता है। एवरेज मोलर मास निकालने का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है, इसको mn बार से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। इस तरह का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर n1 जो है, n1 क्या चीज़ है, तो n1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीमर्स हैविंग मोलर मास m1 और n2 जो है ये आपका होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीमर्स हैविंग मोलर मास m2। क्योंकि जब पॉलीमराइजेशन होगा तो होता क्या है कि जो पॉलीमर्स बनते हैं तो किसी में लेट से 1000 यूनिट्स है मोनोमर के, किसी मॉलिक्यूल में लेट से 2000 मोनोमर के यूनिट है, किसी में 3000 यूनिट्स है, ठीक है ना। तो सभी मॉलिक्यूल्स के जो मास होंगे वो अलग अलग होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या बताया आपको कि जब पॉलीमराइजेशन होता है तो जो पॉलीमर्स बनते हैं तो जाइंट मॉलिक्यूल्स पॉलीमर के बनते हैं और जो मोनोमर्स है वो एक दूसरे से ज्वाइन होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। अब ये जो आपके पॉलीमर बनते हैं तो किसी में हो सकता है 1000 यूनिट्स हो मोनोमर के, किसी में हो सकता है 2000 यूनिट्स हो, किसी मॉलिक्यूल में हो सकता है 4000 यूनिट्स हो और किसी में 10000 यूनिट भी हो सकते हैं। तो सबके मास जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर एक एवरेज मॉलिकुलर मास निकाला जाता है। एवरेज मॉलिकुलर मास आप कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है n1 m1 प्लस n2 m2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। इस तरह का फॉर्मूला दिया जाता है। यहाँ पर n1 क्या चीज़ है, n1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीमर्स हैविंग मोलर मास m1, यानी m1 मोलर मास जो आपके पॉलीमर्स है जिनका मोलर मास m1 है उनके कितने मोल्स, इसी तरह से m2 के कितने मोल्स, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम एवरेज मोलर मास निकालते हैं। और इसी तरह से एक फॉर्मूला है वेट एवरेज मोलर मास ऑफ पॉलीमर। तो वेट एवरेज मोलर मास आप कैसे निकालते हैं, इसको mw बार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है w1 m1 प्लस w2 m2 प्लस सो ऑन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय w1 प्लस w2 प्लस w3। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है ना। तो इसको अगर यहाँ पे पुट किया जाए w1 की जगह पर तो w1 जो होगा ये आपका हो जाएगा n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर, ठीक है ना, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, m1 का स्क्वायर और इस तरह से m2 इसका इस तरह से स्क्वायर। तो m1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n1 m1 प्लस n2 m2 n3 m3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग एवरेज मोलर मास निकालते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा समझ में आएगा कि कहना क्या चाहते हैं। हालांकि ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन इस पे भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि किसी पॉलीमर का मोलर मास या एवरेज मोलर मास कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन अ सैंपल ऑफ पॉलीमर्स, एक पॉलीमर का सैंपल है जिसमें 20% मॉलिक्यूल जो है इनका मोलर मास है 300 और जो 80% बच गए उन मॉलिक्यूल्स का जो मोलर मास है वो 3000 है, ठीक। देन कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास एंड वेट एवरेज मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई इसका जो फॉर्मूला था मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। जो एवरेज मोलर मास था, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला था n1
m1 प्लस n2 m2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। तो यहाँ पर क्या बता सकते हैं, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, फॉर्मूला आपके सामने है। एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला है n1 m1 प्लस n2 m2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 एंड सो ऑन। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और यहाँ पर एवरेज मोलर मास हमें निकालना है। तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर n1 m1 ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको दे रखा है 20% जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो 20% मॉलिक्यूल्स का मास कितना है 300। तो यहाँ पर 0.2 Na जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनका जो मास है वो अपने को 300 दे रखा है, प्लस जो रेस्ट बच गए मतलब कि 0.8 Na, तो 0.8 Na का जो मास है ये अपने को कितना दे रखा है 3000 दे रखा है, डिवाइडेड बाई टोटल n1 प्लस n2। तो ये आपका जाएगा 0.2 Na प्लस 0.8 Na, ठीक है ना, ये आ जाएगा अपने पास। Na जो है वो तो कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये आपका हो गया 0.2 इंटू 300 प्लस 0.8 इंटू 3000। इसको आप सॉल्व करो कितना आएगा ये, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 60, तो ये तो इसकी वैल्यू 60 हो गई, प्लस और ये अपने पास कितना हो गया 2400, ठीक ना 2400, और यहाँ पर ये अपना आ जाएगा, इसको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2460। तो 2460 जो है इसका हो जाएगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे और एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी आप निकाल सकते हैं MW, एवरेज वेट एवरेज मोलर मास। तो इसका फॉर्मूला है n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 m1 प्लस n2 m2, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से वो इससे आप अब आगे कैलकुलेट कर लेंगे, मैं इसको लिख के छोड़ रहा हूँ अब, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे 0.2 Na इंटू m1 स्क्वायर, तो होगा 300 का स्क्वायर प्लस n2 कितना है भाई, ये अपना 0.8 Na इंटू 3000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे अपने पास n1 कितना है 0.2 Na इंटू 300 प्लस n2 अपना कितना हो गया 0.8 Na इंटू 3000। तो ये आ जाएगा, फिर इसको आप आगे सॉल्व कर लेना, यहाँ से अपने पास एवरेज वेट मोलिकुलर मास आ जाएगा। हालांकि इसमें चांस बहुत कम है कि क्वेश्चन बने, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है अपने एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है और इस फॉर्मूले पे आज तक अभी कोई क्वेश्चन भी नहीं आया है। लेकिन जब आप डिफरेंट मटेरियल सॉल्व करते हैं तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास पे क्वेश्चन कई जगह पर आपको मिलता है, तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जो हमारे सिलेबस में भी है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अब ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स मतलब ऐसे पॉलीमर जिनको जो नेचर में डिकम्पोज हो जाए, जिसको बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज कर सके या उसको वो सॉइल के साथ रिएक्ट करके वो डिकम्पोज हो सके, तो ऐसे पॉलीमर को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। और जो डिकम्पोज ना हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। जो नेचर में जो डिग्रेड होता ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे आप, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जैसे मैं अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं यस या नो में, आपसे बताना कि जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन आप सब घरों में देखते हैं ना, तो पॉलीथीन जो है इथीन का पॉलीमर है ये पॉलीथीन। तो पॉलीथीन जो है ये बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्या ये बायोडिग्रेडेबल है, यस या नो। तो आप सब जानते हैं ये जो पॉलीथीन होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ये अपने आप डिकम्पोज या डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है ना। और ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं ये नेचर के लिए अच्छे होते हैं क्या, ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं ये हमारे अर्थ के लिए या प्रकृति के लिए बोल सकते हैं ये बेनिफिशियल है क्या, ये तो बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो होंगे ये डिग्रेड करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ये 100, 200, 1000, 2000, 10,000 साल तक ऐसे पड़े रहेंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं फिर, अगर ये इनको आप जलाएंगे तो ये एयर पॉल्यूशन शो करेंगे, ठीक है। अगर आप इनको अर्थ पे ही छोड़ देते हैं तो ये सॉइल को खराब करते हैं,
वाटर की जो एब्जॉर्प्शन जो टेंडेंसी है वो कम कर देते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है, क्यों? क्योंकि एक लेयर बना देते हैं तो वाटर जो है ग्राउंड वाटर लेवल उस कारण से बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। तो इनके काफ़ी सारे नुकसान हैं, ये जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है। इसी कारण से आजकल जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। A large number of polymers are quite resistant to environmental degradation process and there are thus, ठीक ना, and are thus responsible for the accumulation of polymeric solid waste materials. These solid waste cause acute environment problems and remain undegraded for a quite long time. 10,000 साल तक भी ये जो पॉलीमर्स हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं, ये ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं, प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं, ठीक। और ये जो है एनवायरमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। इन व्यू ऑफ द जनरल अवेयरनेस एंड कंसर्न फॉर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द पॉलीमरिक सॉलिड वेस्ट, certain new biodegradable synthetic polymers have been designed and developed, ठीक है ना। अब आप सबको पता है ये नुकसान करते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है और जितने भी ये पॉलीमर्स हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इन सबको देखते हुए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को लैब में बनाया गया है, ठीक है ना। बहुत सारे लैब में जो पॉलीमर्स बनाए गए हैं ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिनको ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। These polymers contain functional groups similar to the functional group present in the biopolymers. जो बायोपॉलीमर्स यानी जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं जो हमें मिलते हैं उन्हीं की तरह ही इसमें भी फंक्शनल ग्रुप इनके पास भी वही रहता है। जैसे कि एलिफैटिक पॉलीएस्टर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे ट्रिपल स्टार लगा देते हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कि आपसे पूछ सकता है कि एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का नाम बताइए। अभी मैं आज बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे। तो एलिफैटिक जो पॉलीएस्टर्स होते हैं, ठीक है ना, एस्टर्स जब पॉलीमराइज करते हैं तो पॉलीएस्टर बनते हैं। तो एलिफैटिक जो पॉलीएस्टर्स है ये कैसे पॉलीमर होते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के, जिसमें से हमारे सिलेबस में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो दोनों एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। पहला एग्जाम्पल है PHBV। PHBV जो है ये आपका एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अगर आप यहां पे देखें तो दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ही प्रेजेंट है, बस एक में ये बीटा हाइड्रोक्सी है, यहां पे बीटा हाइड्रोक्सी है, कार्बन की संख्या अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन है, जबकि यहां आप देख रहे हैं 2 कार्बन है, मतलब कि एक कार्बन उसमें एक्स्ट्रा है। तो इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से PHBV बनता है। इसका पूरा नाम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है ना, को पॉलीमर या ओवरऑल इको पॉलीमर है, तो बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये कॉमन नेम है इसका। तो यहाँ पे PHBV बनता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन, ये जो PHBV है ये बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल? तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, इसका नाम आपको याद रखना है बिल्कुल। दूसरा इसमें पॉइंट बनता है कि इसके मोनोमेरिक यूनिट कौन कौन से हैं? तो याद कर लो भाई, एक में पेंटेनोइक एसिड है, एक में ब्यूटेनोइक एसिड है, दोनों के 3rd पोजीशन पर 1 2 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहां भी 3 हाइड्रोक्सी है, यहां भी 3 हाइड्रोक्सी है, तो दोनों के 3rd पोजीशन पर ये आपका 1 2 3, ये भी आपका 1 2 3, तो दोनों के 3rd पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। अब पॉलीमराइजेशन कैसे होगा? पॉलीमराइजेशन जो है आपको पता है कि भाई अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में मिल जाए तो क्या कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनता है? एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, कि अगर अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है तो फंक्शनल ग्रुप आपने कौन से बनाते हैं? तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल देते हैं, H2O लिबरेट कर देते हैं, एस्टर बना देते हैं। तो वही चीज यहाँ भी होता है, इसका OH और इसका H, यहाँ से H2O निकाल देना है, -H2, ठीक है ना, और यहाँ से H2O निकल जाएगा और यहाँ से पॉलीमराइज होता चला जाएगा। फिर इसका जो OH है वो दूसरे वाले का, इसका जो OH है, ठीक है ना, तो दूसरे वाले का जो OH है उसके साथ पॉलीमराइज करेगा
और इसी तरह से ये आगे कंटिन्यू करता चला जाएगा। भाई यहाँ OH है ना, तो ये जो OH है किसी दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ये वाला जो आपका OH है ये किसी दूसरे अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पे पॉलीमराइज करता चला जाएगा और PHBV का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रहेगा ये PHBV। अच्छा, इसमें जो पॉइंट्स है यहाँ सारे लिखे हुए हैं, हालांकि मैं रीड भी कर देता हूँ। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड एंड 3-हाइड्रोक्सीपेंटेनोइक एसिड, ठीक है ना। इन दोनों के कोपॉलीमराइजेशन से बनता है। अच्छा, ये कोपॉलीमर क्या होते हैं, हमने पढ़ा था ना, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर मतलब अगर एक ही मोनोमर यूनिट हो तो होमोपॉलीमर, और अगर दो मोनोमर यूनिट हो तो कोपॉलीमर। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे कोपॉलीमराइजेशन है PHBV is used in specialty packaging, orthopedic devices and in controlled release of drugs. PHBV undergoes bacterial degradation in the environment. ये जो है एनवायरमेंट में डिग्रेड हो जाता है, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन यहाँ पर पॉसिबल है और इसी कारण से ये इतना हार्मफुल नहीं है नेचर के लिए BHBV, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। अच्छा, यहाँ पे कई बार हम लोग नाइलॉन XY यूज करते हैं, नाइलॉन X, Y। X जो है ये आपका होता है नंबर ऑफ कार्बन इन डाईअमाइन में नंबर ऑफ कार्बन, और Y होता है आपका नंबर ऑफ कार्बन इन डाईकार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि आप लोग को पिछले क्लास में बताया था नाइलॉन 66, ठीक है ना। जल्दी से अगर आपको याद हो, नाइलॉन 66 जो होता है इसमें कौन कौन से आपके मोनोमर यूनिट होते हैं। पिछले साल ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। तो नाइलॉन 66 आपको याद होगा, पहले बताया था ना नाइलॉन 66 लास्ट क्लास में। तो नाइलॉन 66 के कई सारे फाइबर्स वगैरह बनते हैं, नाइलॉन के कपड़े वगैरह भी आप लोग पहनते हैं। तो नाइलॉन 66 जो है इसमें जो डाईअमाइन होगा इसमें 6 कार्बन होंगे, और जो डाईकार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें भी 6 कार्बन होंगे, जिसको एडिपिक एसिड भी बोलते थे। तो यहाँ पर जो है नाइलॉन 26, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 या नाइलॉन 26 भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो डाईअमाइन होगा, तो डाईअमाइन में CH2 CH2 NH2 NH2, तो ये आपका डाईअमाइन हो गया, 2 अमाइन ग्रुप है, इसमें 2 कार्बन होंगे। और यहाँ नाइलॉन 6, तो नाइलॉन 6 मतलब 6 कार्बन, तो एडिपिक एसिड हो गया ये। तो यहाँ पे अपने पास जो है COOH, तो यहाँ पे अमीनो, ठीक है ना, कैप्रोइक एसिड है, तो NH2, और यहाँ पे डाईकार्बोक्सिलिक एसिड दिया है। तो यहाँ पे खैर ये दूसरा केस है। नाइलॉन मैं 66 का बना रहा हूँ, यहाँ पे नाइलॉन 26। तो नाइलॉन 26 अगर आपके सामने लिखा है नाइलॉन 26, तो नाइलॉन 26 का आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये अपना डाईअमाइन हो जाएगा। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो COOH CH2 और यहाँ पे अपने पास COH, ठीक है ना। तो ये नाइलॉन 26। खैर यहाँ पे नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 अलग अलग इसलिए लिख दिया है। तो यहाँ पर इसके जो कोपॉलीमर है, एक तो है ग्लाइसिन हमने पढ़ा एक अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है ना, और कैप्रोइक एसिड। तो यहाँ 6 कार्बन है, 5 और 1 6, और अमाइन ग्रुप है। तो ये डाईकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, एक चीज ध्यान रखना। आपका जो जब नाइलॉन XY लिखते हैं तो यहाँ पे जो Y होता है ये होता है नंबर ऑफ कार्बन इन द डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि नाइलॉन 66 में था, ठीक है ना। तो नाइलॉन 66 में जो आप 6 लिखते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 कार्बन थे डाईकार्बोक्सिलिक एसिड में, और एडिपिक एसिड था, और यहाँ पे डाईअमाइन था नाइलॉन 66 में, ठीक है ना, ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है, इसमें अपने पास एक अल्फा अमीनो एसिड है और एक कैप्रोइक एसिड है। तो इससे जो है पॉलीमराइजेशन होगा, और जब पॉलीमराइजेशन होगा तो यहाँ से जो पॉलीमरिक यूनिट बनेगा, तो यहाँ पे NH, यहाँ पे अपने पास जो है CH2 C डबल बॉन्ड O अमाइड लिंकेज आ जाएगा, और यहाँ अपने पास CH2 5, तो CH2 5, और यहाँ पे अपने पास अगेन C डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, अलग अलग करके लिखा है, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कुछ लिस्ट दिए हैं, ये अपने एनसीईआरटी में भी ये टेबल दिया हुआ है, तो ये अपने को याद भी होना चाहिए। यहाँ पर कुछ पॉलीमर के नाम दिए हैं, उसके मोनोमर, उसका स्ट्रक्चर और उसके यूजेस। तो एक लिस्ट बना दिया है, मतलब एक तरह से समरी बोल सकते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। जैसे पॉलीप्रोपीन है, तो पॉलीप्रोपीन जो है इसका जो मोनोमर है वो प्रोपीन हो जाएगा, भाई प्रोपीन से पॉलीप्रोपाइन बन जाएगा प्रोपीन, इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा।
और इसके जो यूजेस है मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स, टॉयज, पाइप्स, फाइबर्स, तो इन सबसे जो है इससे ये बनाए जाते हैं। जेई मेंस में अभी आप देखेंगे 2014 में यूजेस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पॉलीमर को इस तरह के यूज में काम में लिया जाता है, तो यूज पे भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसके बाद पॉलीस्टाइरीन जो है स्टाइरीन से बनता है। आपको याद होगा स्टाइरीन जो है PH डबल बॉन्ड CH2, इसको स्टाइरीन बोलते हैं। जब ये पॉलीमराइज करता है तो पॉलीस्टाइरीन बनता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, और पॉलीस्टाइरीन में ये आपका ये PH ग्रुप हो गया, CH2 तो पॉलीमराइज करता है। इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, रेडियोस, टेलीविजन कैबिनेट्स, तो ये सब इससे बनाए जाते हैं पॉलीस्टाइरीन से। नेक्स्ट है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये विनाइल क्लोराइड से बनता है। विनाइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो ये आपका विनाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है ना, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। इसके यूजेस मैन्युफैक्चर ऑफ रेनकोट्स, हैंडबैग्स, विनाइल फ्लोरिंग, वाटर पाइप्स, तो ये सब जो पाइप वगैरह थे ना, पाइप वगैरह में उनमें तो नाम ही बोलते हैं PVC के पाइप्स हैं। तो जो PVC के जो पाइप्स होते हैं ना, प्लास्टिक के जो पाइप्स देखे होंगे आपने, वाटर पाइप्स जो होते हैं प्लास्टिक के, तो ये सब जो है PVC के बनते हैं। इसके बाद यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, UF रेजिन जिसको हमने पढ़ा, ये यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड इसके मोनोमर्स है। इस तरह का इसका लिंकेज है। इसको यूज करते हैं अनब्रेकेबल कप्स या लैमिनेटेड शीट्स में, यहाँ पर UF रेजिन के यूज करते हैं। नेक्स्ट है ग्लिप्टल, तो ग्लिप्टल जो है ये इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड से बना हुआ है। इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है ये आपका CH2 OH और OH है, ठीक है ना, और आपका जो थैलिक एसिड है तो ये आपका है थैलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे अपने पास जो है COOH, तो ये अपना थैलिक एसिड है। तो ऑर्थोथैलिक एसिड, ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी है, तो यहाँ से ग्लिप्टल बनता है। ग्लिप्टल पे जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस में पूछा गया है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में 2014 में। तो 2014 में ग्लिप्टल के ऊपर क्वेश्चन आया था कि ग्लिप्टल में जो मोनोमेरिक यूनिट्स है वो क्या होती है। तो एनसीईआरटी का ही ये स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया है। इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड का जो कोपॉलीमर है इसका नाम क्या है, ग्लिप्टल। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है ग्लिप्टल का, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स एंड लिक्विड्स में इसको यूज करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बेकेलाइट, बेकेलाइट जो है सबसे कॉमन पॉलीमर है, बेकेलाइट्स, ठीक है ना, सबसे ज्यादा कॉमन पॉलीमर और सबसे पुराना पॉलीमर भी बेकेलाइट ही है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से बना हुआ एक पॉलीमर होता है। आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब इसका एक लीनियर चेन बनता है तो उसको नोवोलैक बोलते हैं, और जब इसका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है तो उसको बेकेलाइट बोलते हैं। और बेकेलाइट जो है ये इलेक्ट्रिकल स्विच, जो इलेक्ट्रिकल स्विच यूज करते हैं ना हम लोग, जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये बेकेलाइट से बना होता है। इसके बाद हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, जो आप प्रेशर कुकर यूज करते हैं तो प्रेशर कुकर में जो हैंडल होता है ना प्लास्टिक का, वो सब बेकेलाइट से बनता है। जो फ्राइंग पैन का जो आप हैंडल यूज करते हैं ना, प्लास्टिक का हैंडल होता है, तो वो बेकेलाइट से बनता है, ठीक है ना। अच्छा, बेकेलाइट जल्दी से बताना, थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? बेकेलाइट जो है, ये क्वेश्चन अभी पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है जेईई में। तो बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? क्या इसको हीट करके मेल्ट करके दोबारा से बना सकते हैं क्या इसको, मोल्ड करके? तो नहीं, बेकेलाइट जो है ये हीट करके जो है मेल्ट करके दोबारा से आप नहीं बना सकते बेकेलाइट को। तो बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। जबकि जो पॉलीथीन आप देखते हैं, पॉलीथीन, उसको आप दूसरा शेप दे सकते हैं मेल्ट करके। तो पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है, जबकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कौन सा? बेकेलाइट। और इसको यूज करते हैं हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, ठीक है ना, कंप्यूटर डिस्क वगैरह जो होते हैं, तो इसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ कॉमन आपके यहाँ पे पॉलीमर्स है, ये उनके मोनोमर्स है, ये उनका स्ट्रक्चर है, ये उनके यूजेस हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपको पॉलीमर का नाम पता होना चाहिए, उस पॉलीमर के मोनोमर पता होने चाहिए, वो पॉलीमर होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है ये पता होना चाहिए, वो पॉलीमर एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है ये पता होना चाहिए, उस पॉलीमर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और उस पॉलीमर के यूज भी आपको पता होने चाहिए। अब देखो, टॉयज बनाने में, रेडियो बनाने में, कैबिनेट बनाने में तो लगभग सब आते हैं काम, लेकिन जो कुछ अलग चीजें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल स्विच हो गया, ये लेक्वर देख रहे हैं ना आप, ये तो इस पे भी क्वेश्चन आया है जेईई में, पर एडवांस में आया वो, तो लेक्वर्स इस पे भी क्वेश्चन आया है। तो यूजेज जो है ये भी आपको याद होने चाहिए पॉलीमर्स। ये नहीं सोचना है कि यूज हम क्या करेंगे पढ़ के, यूज भी पूछता है, तो यूज भी जो है आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ एनसीईआरटी में जितना था वो खत्म हो गया है, और ये चैप्टर भी आपका जो है वो फिनिश हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। हमने 2 चैप्टर देखा, बायोमोलिक्यूल्स
और पॉलीमर्स। तो उन 2 चैप्टर्स पे कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सभी लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी आपको आंसर लगे आप लोगों को बताना है क्या आंसर होगा। तो कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप लोग सॉल्व करें, इससे ये पता चलेगा कि कितना आपका प्रिपेयर है ये 2 चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, ठीक है ना। तो आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आपकी क्लास छूट जाएगी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, द मोनोमर दैट अंडरगो रेडिकल पॉलीमराइजेशन मोस्ट इजिली। इनमें से रेडिकल पॉलीमराइजेशन, 3 तरह के पॉलीमराइजेशन होते हैं, कौन कौन से? आपका एक होता है रेडिकल पॉलीमराइजेशन, एक होता है कैटायनिक और एक होता है एनायनिक। तो यहां पर जो पॉलीमराइजेशन है आपसे बोला गया अगर रेडिकल पॉलीमराइजेशन है तो सबसे इजीली पॉलीमराइजेशन कौन से केस में होगा? ए बी सी डी, क्या आंसर आना चाहिए इसका? नहीं अनुपम कुमार, सेकंड क्लास नहीं होगा, ठीक है ना। इस क्लास में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आपकी क्लास भी छूट जाएगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ताकि हम लोगों का एक क्विक रिवीजन हो सके। ये दो चैप्टर हमने पढ़ा है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये दोनों जो चैप्टर है, खासकर जो पॉलीमर है, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बहुत कुछ खास रिएक्शन भी आपको नहीं देखने को मिली है। ये जो चैप्टर है थोड़े थ्योरेटिकल है, इसमें पॉलीमर्स, पॉलीमर के मोनोमर्स, ये सब हमें थोड़ा सा याद रखने होंगे और कुछ इसी तरह के क्वेश्चन फॉर्म भी होते हैं। तो इसमें कुछ लोगों ने आंसर ए बताया है, कुछ लोगों ने आंसर बी बताया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, बी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म में रेडिकल बनता है और सबसे स्टेबल रेडिकल यहाँ बनेगा ना, पीएच का जो रेजोनेंस है वो रेडिकल को स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे CH रेडिकल, यहाँ पे CH2, तो ये जो रेडिकल है आपका, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अपने पास सपोज H लग गया, तो ये जो रेडिकल है ये इसका जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस इफेक्ट जो है, ये रेडिकल इस रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा और इस कारण से रेडिकल स्टेबल होगा, और रेडिकल स्टेबल होगा तो रेडिकल मैकेनिज्म से सबसे इजीली चला जाएगा ये। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आया ना ये चीज? शिवानी, रिद्धि, अंजू, पलक सब, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, आप जो है ये ओपन बुक इसको समझ सकते हैं, अपना टेस्ट समझ सकते हैं, आप लोग सामने एनसीईआरटी भी खोल सकते हैं और एनसीईआरटी से देख के भी आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ, ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी टेरेथेलिक एसिड, ठीक है। टेरेथेलिक एसिड जो है यहां पर जो है आपके पास अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिए जाए तो इसको जो है पैरा पोजीशन पर COOH, तो इसको टेरेथेलिक एसिड बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद अमीनो एसिड्स और ग्लाइकोल, तो काफी इजी क्वेश्चन पूछा है, मेरे ख्याल से ये सबका सही आएगा और इसी तरह के इजी क्वेश्चन ही आते हैं आजकल, ठीक है ना। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहां पर इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड। प्रोटीन एक पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है, अमीनो एसिड से बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ये 2 क्वेश्चन सबसे हो गए होंगे। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6। यहां पर नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है, ठीक है, ठीक है ना। इसमें कोई सारे करेक्ट हैं, इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, इसमें आंसर ही नहीं मिलेगा आपको, इसमें ऑल आर करेक्ट। तो इसका कोई आंसर सही नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे आंसर में डी दिया है क्योंकि जिन्होंने जहां पे क्वेश्चन है तो वहां पे जो है डाई अमाइन और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये सही है। अच्छा, एक मिनट, हाँ, ऑल आर करेक्ट नहीं आएगा, इसका सही आंसर है डी। क्यों? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, क्योंकि देखो यहां पर इन्होंने गलती कर दी है, यहां पे ग्लाइसिन है, ठीक है ना। ये तो एलानिन दे रखा है ना, यहाँ पे ये अपना एलानिन दे रखा है। रुपेश, आपका बिल्कुल सही आंसर है। स्वरदीप चटर्जी, आपने भी सही आंसर दिया, एलानिन दे रखा है। जबकि ये जो आपका नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 है ये ग्लाइसिन से बनता है, RCH यहाँ पे NH2 और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा COOH, और ये बाकी तो अपना सही है कैप्रोइक एसिड। तो ये आपका जो है ग्लाइसिन होना चाहिए यहाँ पे, ग्लाइसिन, तो ये नहीं होता है, आपका ग्लाइसिन होता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। बेकलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो बेकलाइट जो है वो किस तरह का पॉलीमर है? अच्छा, मैंने पहले ही बताया कि अभी क्योंकि हो सकता है कि आपको याद ना हो तो एनसीईआरटी आप खोल सकते हैं, सामने एनसीईआरटी खोल के भी रिप्लाई कर सकते हैं।
तो बेकेलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, किस तरह का प्लास्टिक होगा? और आप अगर जब आंसर दें तो भाई क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दें, ठीक है ना, जैसे 3 का बता रहे हैं या 4, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपका आंसर रिप्लाई लेट से भी आता है। तो इसमें इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा इसका आंसर। यहां देख रहा हूं डी आंसर आ रहा है, सभी का आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। कोमल, दीपा, रिद्धि, आकांक्षा, सोमली, फलक और भी आंसर आ रहे हैं, कई सारे सही आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर थर्मोसेटिंग सही आंसर है इसका। मुस्कान, आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स ऑफ ब्यूना एस इज, क्वेश्चन नंबर 5, ब्यूना एस जो है इसका करेक्ट स्ट्रक्चर मोनोमर्स का क्या होगा? ब्यूना एस आपका एक सिंथेटिक रबर है, ठीक है ना, और इसके मोनोमर्स आपसे पूछे गए हैं, मोनोमर्स क्या होंगे? जल्दी इसका आंसर बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, अभिषेक का सबसे पहले आंसर आया है ए। स्वर्णदीप चटर्जी ने भी ए लिखा है, पीयूष कुमार ने बी लिखा है। अब यहां पर मैं देख रहा हूं गड़बड़ गड़बड़ आंसर आ रहे भाई, यानी कि ब्यूना एस का स्ट्रक्चर आप भूल चुके हैं। तो ब्यूना एस जो था ये आपका ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का एक कोपॉलीमर था, ठीक है ना। ये सब यही सब चीजें हमने को याद रखनी है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, और अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये होने ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं से आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना। जो आप कट ऑफ तक पहुंचते हैं तो वो इन्हीं के कारण पहुंचते हैं, यही सब जो छोटे छोटे क्वेश्चन है यही आपको कट ऑफ तक लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपसे होना ही चाहिए, और ये कोई ऐसा नहीं बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपसे सिर्फ पूछा गया है कि ब्यूना एस में मोनोमेरिक यूनिट कौन कौन से हैं, तो एक ब्यूटाडाइन होता है, ठीक, और एक अपना क्या होता है, स्टाइरीन। तो ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन कौन सा है? ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर, ठीक ना। ए गलत है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सी। 5 का आंसर जो है सी आ जाएगा। शिवानी आपने ए लिखा था, मुस्कान, फलक, राशि, काजल, स्वर्णदीप, दीपा, आप सबका सही आंसर है, ठीक है ना। तो यही सब याद रखना होगा, इसीलिए रिवीजन के लिए मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं कि इस पे क्वेश्चन बनते कैसे। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स का है। इसमें आपसे पूछा गया है ऑन ऑक्सीडेशन विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Br2H2 ब्रोमीन वाटर, द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू, ग्लूकोज किसमें ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है ना। पहले आप लोग आंसर दे दें, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। ऑन ऑक्सीडेशन विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू, ग्लूकोज किसमें ऑक्सीडाइज होगा? स्वर्णदीप चटर्जी ने आंसर दिया है सी, अभिषेक ने भी लिखा है सी, ठीक है ना। ग्लूकोनिक एसिड सही लिखा है, ठीक है ना, सही है, ग्लूकोनिक एसिड। यहां पर ही हमने बायोमोलिक्यूल्स में देखा था कि ये आपका ग्लूकोज है CH2OH, ठीक है ना, और यहाँ पर पास CHO है, HOH, OHH, HOH और HOH, ये आपका डी ग्लूकोज है, ठीक। और डी ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ Br2H2O, तो ये जो ब्रोमीन वाटर है ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करता है, एल्डिहाइड को। और जब ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ पर अपने पास जो है ये सब तो सेम रहने वाला है, C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा और यहाँ पे CH2OH, इसका नाम पड़ जाएगा डी ग्लूकोनिक एसिड, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। अच्छा, इसी की रिएक्शन अगर मैं करवा देता किसके साथ, HNO3 के साथ। अब थोड़ा सा और इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, अगर इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करवाते हैं तब इनमें से कौन सा सही आंसर होता? अब देखिए कौन सही बता पाएगा। अगर इस डी ग्लूकोज की रिएक्शन HNO3 के साथ हम करवाते तब सही आंसर कौन सा होता उस केस में? सैकेरिक एसिड, रुपेश कुमार, वेरी गुड, ठीक है ना, सैकेरिक एसिड। नहीं, स्वर्णदीप चटर्जी बी नहीं होता, ए, उस केस में ए हो जाता। तो यहां पर आपके पास ये जो है क्योंकि ये जो HNO3 होता है ये ब्रोमीन वाटर से थोड़ा सा
अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन ये अल्कोहल में भी सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है ना। तो यहां पर अपने पास COOH आ जाएगा, ये तो वैसे ही सेम रहेंगे, और यहां भी COOH आ जाएगा। इसका नाम है सैकेरिक एसिड, सैकेरिक एसिड। तो सैकेरिक एसिड बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है ना। ग्लूकोनिक एसिड का सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज इट नीड्स x मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। एसिटिक एनहाइड्राइड जो है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 है। द वैल्यू ऑफ x वुड बी, x की क्या वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 7 ABCD, क्या आंसर आएगा इसका भाई। वेरी गुड, बहुत फास्ट आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है ये। अभिषेक ने बहुत पहले, सबसे पहले आंसर दिया है, बाकी सबका भी आंसर आ जाने देते हैं भाई। अंजू, आपने भी बी आंसर दिया है। स्वर्णदीप चटर्जी आपने ए लिखा है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है ए नहीं होगा, इसका आंसर बी है। इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है ना। अरे भाई ये जो एसिटाइलेशन है तो 5 OH ग्रुप है ना इसके पास। जो ग्लूकोज है आपका ये CHO हो गया, ये आपका HOH, ये आपका OH, ये आपका HOH, और ये भी आपका हो गया H और OH, और ये अपने पास आ गया CH2OH। तो भाई अल्कोहल यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 अल्कोहल है। तो अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये जो अल्कोहल है ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये अगर न्यूक्लियोफाइल है तो ये इस कार्बोनिल पे अटैक कर देगा। इस पे जब अटैक करेगा तो ये पाई क्लाउड इस तरह से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो माइनस चार्ज है ये वापस अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा, और इस तरह से 5 मॉलिक्यूल इसके लगेंगे। क्यों, क्योंकि 5 OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फाइनली यहाँ से जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे CHO, यहाँ पे अपने पास H, यहाँ पे OAC, ठीक है ना। इसको AC ग्रुप बोलते हैं। CH3CO ग्रुप को क्या बोलते हैं, AC, एसिटाइल ग्रुप। तो यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा। यहाँ पे पास OAC, यहाँ पे HOAC, यहाँ पे H, ये अपना हो गया OAC, और यहाँ पे मेरे पास CH2, और यहाँ पे क्या गया OAC। तो बेसिकली यहाँ पर 5 एसिटाइल ग्रुप लग गए हैं क्योंकि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट थे, ठीक है ना। तो कितने, इसका 1 मोल होगा तो इससे कितने मोल लगेंगे, 5 मोल लग जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, 5। समझ में आया चीज, ठीक है ना। कुछ 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट, इन्वर्ट शुगर इज, ये गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये बहुत डिटेल में बताया था इसके बारे में, इन्वर्जन ऑफ शुगर के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे ये डेक्सट्रो से जो शुगर होता है वो जब आप उसमें जब उसको पानी में डिजोल्व करते हैं शुगर को, सुक्रोज को, तो वो क्या करता है डेक्सट्रो से लीवो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाता है, इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलते हैं। सुक्रोज में बताया था इस चीज को। तो यहाँ पर इन्वर्ट शुगर जो है ये किसके मिक्सचर को बोलते हैं। ऑप्शन ए, इट इज इन्वर्ट शुगर इज अ टाइप ऑफ केन शुगर। दूसरा है ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ शुगर। तीसरा है मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और लास्ट है मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन इक्विमोलर क्वांटिटीज। तो इसका क्या आंसर होगा भाई क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अभिषेक ने डी लिखा है, स्वर्णदीप चटर्जी जी ने भी डी लिखा है, अंजू ने ए लिखा है, और रूपेश ने बी लिखा है, आकांक्षा ने डी, काजल ने ए, सौमिली ने लिखा है डी, आस्था ने बी, फलक सुल्तान 4 लिख रही है, फलक ने डी लिखा है, फिर शिवानी डी, फलक डी, पायल डी, शावन डी, राशि डी, और दीपा ने भी डी लिखा है। तो यहाँ पर अगर देखें रिद्धि भी डी लिख रही है। तो ऐसा है कि डी इतने लोगों ने लिखा है तो सही लिखा होगा, ठीक है ना। सही है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर होता है। आप सबको पता है जो सुक्रोज है, ये सब बताया था, सुक्रोज जो है जब इसको पानी में डालते हैं तो ये आपका ग्लूकोज, ठीक है ना, डी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में ब्रेक होता है, ठीक है ना। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, यही क्वेश्चन इसी साल नीट का है, ठीक है। नीट 2020 में
क्वेश्चन यही पूछा था कि जो सुक्रोज होता है ये पानी में कैसे ब्रेक करता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में ब्रेक होता है, ठीक है ना। और यहां पर होता क्या है कि इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो और शुगर का पॉजिटिव है, तो होता क्या है कि शुगर का ऑप्टिकल रोटेशन तो पॉजिटिव है लेकिन पानी में जाते ही नेगेटिव हो जाता है, इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो है 1:1 मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। ये शुगर था, ये इन्वर्ट शुगर, ठीक है ना। समझ में आया? नहीं, ए करेक्ट नहीं है, इसका करेक्ट आंसर डी है अभिषेक, ठीक है ना, डी ही करेक्ट आंसर है। केन शुगर नहीं भाई, सुक्रोज तो उसका तो ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव किसका है, इन्वर्ट शुगर, ठीक है ना, जो पीपीएल को उल्टा घुमाए शुगर से, तो वो जो है अपना क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ठीक है ना। जानवी आपने सही लिखा है, मिनार आपने भी सही लिखा है, डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी आंसर देना इसका, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी भी आंसर देना और सही भी आंसर देना है, सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपसे। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज एन अमाइड लिंकेज, एस्टर लिंकेज, ईथर लिंकेज, एसिटाइल लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो कौन से तरह का लिंकेज होता है? 9 का आंसर स्वर्णदीप चटर्जी आपने लिखा है सी, 9 का आंसर सी लिखा है, ईथर लिंकेज। शिवम कुमार ने क्या लिखा है, डी लिखा है, एसिटाइल लिंकेज। स्वर्णदीप चटर्जी आपका सही आंसर है। देखो भाई आंसर आप सब दे, आप सबको आंसर देना है, ठीक है ना। जो भी आपको आंसर लगे गलत या सही वो आप आंसर जरूर दे। होता क्या है, जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, तो इस तरह से जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आप देखते हैं, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स में, तो यहाँ पर इस तरह से ऑक्सीजन और यहाँ पे अपने पास जो है इस तरह का जब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है ये, तो यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन, तो वैसे ये इसे आके जो है जुड़ जाता है, तो यहाँ पर ये जुड़ गया, तो यहाँ पर अगर आप देखें कार्बन, ऑक्सीजन और यहाँ पर अगेन कार्बन, ठीक है ना, ये कार्बन, ऑक्सीजन और अगेन यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन, तो यहाँ पे एक ईथर लिंकेज है। तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ये किस तरह का लिंकेज है, एक ईथर लिंकेज है। तो सी आंसर सही है, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन क्वेश्चन बेकेलाइट पे आ गया। तो बेकेलाइट जो है, बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बेकेलाइट हमें जो है कहां से मिलता है? ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी जो है एडिपिक एंड हेक्सामिथाइल डायमाइन, ऑप्शन सी है डाइमिथाइल टेरिथलेट एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, और ऑप्शन डी है नियोप्रीन। तो बेकेलाइट जो है ये आपको कहाँ से मिलता है? तो बेकेलाइट सही आंसर है भाई आप सबका, रुपेश, अभिषेक, मुस्कान, शिवानी, राजश्री, अंजू, काजल, ठीक है ना। नहीं, विकास आपने गलत लिखा है, आपने डी आंसर दिया। स्वर्णदीप चटर्जी आपने बी आंसर दिया है, ठीक है ना। नहीं बी, अरे ये तो नाइलॉन है ना, एडिपिक एसिड और मिथाइलिन डायमाइन, तो ये तो आपका नाइलॉन 66 है। आपसे बेकेलाइट पूछा गया है, तो बेकेलाइट का दूसरा नाम है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक ना, फिनॉल, ठीक ना, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड HC+OH। तो इसका जो रेजिन जब बनता है, ठीक है, तो इसको जब इसका जब पॉलीमराइजेशन जब आप करवाते हैं, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2, ठीक है ना, यहाँ पे अपने पास CH2, फिर अगेन आपके पास इस तरह से फिनॉल, तो यहाँ पे अपने पास फिनॉल और ये आगे पॉलीमराइज कर जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे CH2, यहाँ पे अगेन इस तरह से फिनॉल, ठीक है, और ये पॉलीमराइज कर जाएगा, अगेन CH2, ये आगे पॉलीमराइज करेगा, यहाँ पे आगे। तो इस तरह का एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है। 3 तरह के पॉलीमर थे, कौन कौन से? एक लीनियर, एक आपका ब्रांच्ड और एक क्रॉस लिंक्ड। तो यहाँ पे क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर, तो ये नेटवर्क पॉलीमर बनाता है कौन? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। बेसिकली यहाँ से इन दोनों को कॉम्बिनेशन से यहाँ पे ये ग्रुप निकल जाता है और यहाँ पे अपने पास CH2 लिंकेज आ जाता है आगे इस तरह से, CH2 फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ए है। तो 10 का जो आंसर है वो ए आ जाएगा। समझ में आया ना? तो सिली मिस्टेक नहीं करना है, आपको आता सब है, सही देख के सही आंसर देना, चारों ऑप्शन को केयरफुली रीड करना है फिर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है
नियोप्रीन इज अ पॉलीमर ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर। नियोप्रीन का मोनोमर कौन सा है, ये पूछा गया। बिना देखे अगर आप आंसर बता रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। देख के तो आंसर आप बता ही सकते हैं अगर आपके सामने एनसीईआरटी खुली हुई है। एनसीईआरटी इसलिए मैंने बोला खोल लें क्योंकि इससे आपका एक रिवीजन होगा, ठीक है ना। पर अगर एनसीईआरटी के को देखे बिना आंसर देते तो ज्यादा अच्छा है। तो नियोप्रीन इज अ पॉलीमर ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर। नियोप्रीन का मोनोमर क्या है? स्वर्णदीप आपने सी लिखा है 11 का, अंजू ने ए लिखा है, शिवम ने बी लिखा है, ठीक है ना। राशि ने ए, भावना ए लिखा है, रुपेश ने भी ए लिखा है, पायल ने भी ए लिखा है, मुस्कान ने ए लिखा है। ए ज़्यादा लोगों ने लिखा है भैया, मीनार भी ए लिखते हैं। तो भाई इतने लोग जब ए लिख रहे हैं तो उसको सही घोषित कर देते हैं, ठीक है ना। सही होगा जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना, सही है भी। जो क्लोरोप्रीन है, ये पहले लेक्चर में बताया था आपको कि क्लोरोप्रीन जो है इसको क्लोरोप्रीन बोलते हैं। तो ये जो आपका क्लोरोप्रीन है, क्लोरोप्रीन जब डाइमराइज करता है तो ये नियोप्रीन में कन्वर्ट होता है CH2। यहाँ पे अपने पास Cl, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे अपने पास CH2, और इस तरह से ये पॉलीमराइज करता है और इसको नियोप्रीन बोलते हैं। इस पॉलीमर को क्या बोलते हैं? नियोप्रीन, ठीक है ना। क्लोरोप्रीन जो है नियोप्रीन में कन्वर्ट होता है, सही आंसर है, ठीक है। अच्छा, आइसोप्रीन किस में कन्वर्ट होता है? आइसोप्रीन इसको बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड C। ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, दिख गया तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन को जब पॉलीमराइज करते हैं, तो इसको जब पॉलीमराइज करते हैं तो आइसोप्रीन से क्या बनता है? नेचुरल रबर। वेरी गुड स्वर्णदीप, इससे नेचुरल रबर बनता है। और पिछले क्लास में देखा था हमने कि नेचुरल रबर का एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, और इसी कारण से स्ट्रेचेबल भी होता है। लेकिन इसको अगर वल्कनाइज कर दिया जाए तो स्टिफनेस आ जाती है और जो है ऐसे केस में ये हार्ड भी हो जाता है और यूजफुल भी हो जाता है। तो ये अपना नेचुरल रबर है। अच्छा चलो मैं छोटा कुछ और भी क्वेश्चन पूछ देता हूँ। ये जो आपका क्लोरोप्रीन है, ठीक है ना, जो नियोप्रीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो नियोप्रीन है ये एडिशन पॉलीमर है, ठीक है ना, या कंडेंसेशन पॉलीमर है? एडिशन या कंडेंसेशन? नियोप्रीन, जैसे कुछ और क्वेश्चन में आप पूछ रहा हूं आपसे कि नियोप्रीन इज अ एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर, किस तरह का पॉलीमर है ये? तो यहां पर जब पॉलीमराइजेशन हो रहा है रेडिकल मैकेनिज्म से, तो किसी मॉलिक्यूल का लिबरेशन हो रहा है क्या, या एलिमिनेशन हो रहा है क्या? हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे ये जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो आपका नियोप्रीन है, इट इज अ एडिशन पॉलीमर, नॉट कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है ना। हाँ सही है, वेरी गुड, सबका सही आंसर आ रहा है एडिशन, सबने एडिशन लिखा। नहीं शिवानी, आपने कंडेंसेशन लिख दिया। कंडेंसेशन थोड़ी है, कंडेंसेशन का मतलब होता है कि कुछ मॉलिक्यूल उसमें से निकलना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कोई पॉलिएस्टर की बात करता हूँ, अगर पॉलिएस्टर है हमारे पास RCOH और अल्कोहल, तो वहाँ एस्टरिफिकेशन होता है और एस्टरिफिकेशन में H2O निकलता है। तो पॉलीमराइजेशन के दौरान अगर ये H2O जैसे कुछ मॉलिक्यूल निकल रहे हैं तब हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है ना, समझिए। किन्होंने पूछा था ये, तो तब हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। लेकिन अगर ये जुड़ते चले जाएं और कुछ कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट ना हो तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं? एडिशन पॉलीमर बोलते हैं। सभी का एडिशन आंसर आया, बिल्कुल सही है, आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं ये कितने लोगों को याद रहेगा। बेसिकली बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कॉमर्शियल नेम ऑफ PAN इज, एक तो आप PAN का पूरा नाम भी लिखना, PAN का फुल फॉर्म क्या है और उसको कॉमर्शियली क्या बोलते हैं। तो कॉमर्शियल नेम ऑफ PAN, तो PAN का फुल फॉर्म जो है अगर आपको याद होगा तो ये होता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, और ये एक्राइलोनाइट्राइल से बना है CH2 डबल बॉन्ड CH CN, इसका नाम है एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं। और जब ये पॉलीमराइज करता है, तो जब ये पॉलीमराइज करेगा तो यहाँ से आपके पास बनता है CH2 CH CN और N, ठीक है ना, इस तरह से। इसका नाम है PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है ना, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ये भी एक एडिशन पॉलीमर है क्योंकि यार रेडिकल बनेगा और वो जुड़ता चला जाएगा, ठीक है।
वैसे तो यहाँ एनायनिक मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म कैसा होगा? एनायनिक। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबल है, तो एनायनिक मैकेनिज्म से जुड़ता चला जाएगा। तो ये भी एडिशन पॉलीमर नहीं है, ये भी कैसा पॉलीमर है, सॉरी ये कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, ये भी कैसा पॉलीमर है? एडिशन पॉलीमर है, ठीक है ना, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल इसमें से निकल नहीं रहा है। ठीक, इसको कॉमर्शियली ऑर्लॉन बोलते हैं, ऑर्पॉन नहीं, ठीक है ना। रुपेश आपने ऑर्पॉन लिख दिया, ऑर्लॉन बोलते हैं, ऑर्लॉन या एक्रिलेन भी बोलते हैं। आपको पिछले क्लास में मैंने इसका पिक भी दिखाया था, आपको याद होगा। ये जो ऑर्लॉन है कहाँ गया? ऑर्लॉन ये रहा, ठीक है ना। इससे वुल बनाते हैं, एक बार आपको दिखा दे। ये जो आपका ऑर्लॉन है, ठीक ना, ये जो आपका ऑर्लॉन है ना, ये ऑर्लॉन या एक्रिलेन भी बोलते हैं इसको। तो ये पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का ही दूसरा नाम है। इट इज कॉमर्शियल फाइबर, कॉमर्शियली नोन एज ऑर्लॉन या एक्रिलेन भी बोलते हैं पॉली एक्राइलोनाइट्राइल को। और इससे वुल वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा ना वुलन आइटम्स। ठीक, तो ये जो वुल है, एक तो नेचुरल वुल भी मिलता है, जो शीप होती है ना, भेड़, शीप, तो शीप से भी मिलता है एक तो, और दूसरा ये पॉली एक्राइलोनाइट्राइल से भी बनता है। समझ में आया ना इसे? तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां तक हुआ था? 12 तक। सेवन, ठीक है ना। 8, 9, 10, 11, 12 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिक पॉलीमर? सर रुपेश लिख रहे हैं ऑटो करेक्ट हो गया सर, कोई बात नहीं। तो यहां पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर यहां पर कौन सा है? बेकेलाइट, नाइलॉन 66, पॉलीथीन या टेफ्लॉन? तो मेरे ख्याल से इसका तो आप डायरेक्ट देख के आंसर बता रहे होंगे, बेकेलाइट। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। बेकेलाइट जो है ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। एक बार अगर आप इसको हीट कर देंगे तो एक बार ये बन गया, उसके बाद दोबारा इसको आप मेल्ट करके इसको दोबारा मोल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। इसका देखते हुए सबसे पहले आंसर क्या किसका आता है? तो नेचुरल रबर जो है ये किसका पॉलीमर है? आपको हिंट दे देता हूं, आइसोप्रीन। लेकिन आइसोप्रीन तो यहां पर कहीं दिया नहीं हुआ है। हाँ, स्वर्णदीप चटर्जी ने बी आंसर लिखा है, 14 का बी, ठीक है ना। तो ये जो नेचुरल रबर है ये आपका CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, C डबल बॉन्ड CH2, इसको आइसोप्रीन बोलते हैं। और जब ये पॉलीमराइज करता है तो नेचुरल रबर बनता है, ठीक है ना। तो नेचुरल रबर जो है इसमें 2 पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, ठीक। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये जो है आपका 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। सबसे हो रहा है ये, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये तो मेरे ख्याल से सबने सब सही बताएंगे। हीटिंग रबर विद सल्फर इज नोन एज। ऑप्शन है गैल्वेनाइजेशन, बेसिमराइजेशन, वल्कनाइजेशन या सल्फोनेशन। क्या बोलते हैं इसको? शिवम कुमार ने सी लिखा है, स्वर्णदीप ने भी सी लिखा है, रुपेश ने भी सी लिखा है, फलक, मुस्कान, अभिषेक, फटाफट आंसर आ रहा है। सोमली, ठीक है ना, सही लिख रहे हैं। सी सही है, वल्कनाइजेशन, ठीक है। ये तो हमने पूरा अभी पिछले लेक्चर में एक टॉपिक ही देखा था, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। सल्फर का लिंकेज आ जाता है जिसमें। आगे बढ़ते हैं। डैक्रॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये कितने लोगों को याद होगा? डैक्रोन जो है ये किसका एग्जाम्पल है? डैक्रोन इज एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए पॉलीमाइड, पॉलीप्रोपीन्स, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल या पॉलीएस्टर। आप लोग जब आंसर दें तो क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दें उसके पहले, क्योंकि आप जैसे सी डी लगातार आंसर आ रहा है, डी ए इस तरह से आंसर आ रहा है, लेकिन वो पता नहीं चल रहा पिछले क्वेश्चन का बता रहे हैं या इस क्वेश्चन का बता रहे हैं। स्वर्णदीप ने लिखा है 16 का डी, ठीक ना, 16 का डी पॉलीएस्टर। रुपेश ने फिर क्या लिखा है? डी, 16 डी। पायल ने भी लिखा है 16 का डी। विकास ने भी डी लिखा है, तो डी सही है, पॉलीएस्टर। ये आपको पॉलीएस्टर जहां पे बताया था ना, तो वहां बताया था कि ये डैक्रॉन्स जो है पॉलीएस्टर से बनते हैं। ये क्रीज फ्री होते हैं, इनके कपड़े बनाए जाते हैं पॉलीएस्टर के,
और इन पे जो है क्रीज वगैरह नहीं लगता है, ठीक है ना। तो पॉलिएस्टर जो है इसका सही आंसर है। वेरी गुड, सबका आंसर डी आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉस लिंकेजेस। किस पॉलीमर में क्रॉस लिंकेज नहीं है? ऑप्शन ए वल्कनाइज्ड रबर, ऑप्शन बी बेकेलाइट, ऑप्शन सी मेलामाइन एंड ऑप्शन डी टेफ्लॉन। तो इसमें जो है आपको पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो यहां पूछा गया आपसे कि कौन सा पॉलीमर है इसमें से जिसमें क्रॉस लिंकेज नहीं है, ठीक है ना, या तो लीनियर चेन हो या तो ब्रांच्ड पॉलीमर हो। तो वल्कनाइज्ड रबर, बेकेलाइट, मेलामाइन एंड टेफ्लॉन। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आ रहा है भाई? 18 का स्वरदीप ने सी लिखा है, अभिषेक ने भी सी लिखा है। तो भाई देखो सी तो नहीं है, सी गलत आंसर है, ठीक है ना। रुपेश आपने 17 का बी लिखा है, तो 17 क्वेश्चन तो इतिहास हो गया, ठीक है ना। अभी 18 क्वेश्चन चल रहा है। अंजू आपने भी 17 लिखा है ना, यहाँ पे 18 चल रहा है अभी। विकास कुमार ने ए लिखा है, राशि ने डी लिखा है, टेफ्लॉन, पायल, दीपा, अंजू, पायल, स्वर्णदीप, विकास, सोमली, सब डी ही लिख रहे हैं। डी सही भी है, टेफ्लॉन, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। अरे भाई वल्कनाइज्ड रबर जो था, तो वल्कनाइज्ड रबर तो किसी एंगल से नहीं होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सल्फर की क्रॉस लिंकिंग थी इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे सल्फर की क्रॉस लिंकिंग थी, तो ये आपका वल्कनाइज्ड रबर तो क्रॉस लिंक हो गया। इसके बाद जो बेकेलाइट है ये भी क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। इसमें अभी बताया था कि यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह से CH2, और आपके पास ये आपका फिनॉल OH, इसके बाद अगेन, तो इस तरह से यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होती है। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड में भी सेम चीज़ है, यहाँ पे बस मेलामाइन आ जाता है, NH2 लिंकेज होता है। तो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पे अपने पास नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, यहाँ पे N इस तरह से लिंकेज होता है N, और यहाँ पे अपने पास N, ठीक है ना, और इस तरह से फर्दर लिंकेज होता है। तो क्रॉस लिंकिंग इसका भी 3D बनता है। लेकिन जो टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन में अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो ये आपका जो है टेट्राफ्लोरो इथीन या इथाइलिन भी बोल सकते हैं। जब ये पॉलीमराइज होता है तो इसके पॉलीमराइजेशन से टेफ्लॉन बनता है, ठीक है ना, पॉलीमराइज। और जब टेफ्लॉन बनेगा तो यहाँ फ्लोरीन, टेफ्लॉन का तो एक लीनियर चेन बनेगा ना, इस तरह से N, एक लीनियर चेन बनता चला जाएगा। तो इसमें क्रॉस लिंकिंग कहीं पे है क्या? तो कहीं क्रॉस लिंकिंग है ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 18, फिर 17, ठीक है ना, 17 आ गया, अगेन 18, नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नंबरिंग की हुई 17। तो कॉम्पोजिशन ऑफ जिगलर-नेटा कैटलिस्ट, जिगलर-नेटा कैटलिस्ट का कॉम्पोजिशन क्या है, इसका सही फॉर्मूला क्या है आपको बताना है। वैसे क्वेश्चन नंबर ये 19 है पर 17 लिखा है, कोई बात नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो है A, B, C, D में कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिगलर-नेटा कैटलिस्ट, तो आपको याद होगा टेट्राइथाइल एल्यूमिनियम था, ठीक ना, जो जिगलर-नेटा कैटलिस्ट था। तो 83Al प्लस TiCl4, तो इसको हम बोलते हैं जिगलर-नेटा कैटलिस्ट। तो यहाँ पर 83Al.TiCl4, तो इसका जो सही आंसर है वो C हो जाएगा। स्वर्णदीप, फलक, सुल्तान, मुस्कान, शिवानी, कुमारी, सबका बिल्कुल सही आंसर है, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेल्यूलोज एसीटेट रेयन इज नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर या नन। ये बिल्कुल सबसे पहली जो स्लाइड थी हमने पॉलीमर में जब पढ़ा था, जो सबसे पहला स्लाइड था उसमें इसके बारे में बताया था आपको, ठीक है ना। 3 तरह के पॉलीमर होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जो नेचर से मिले, सेमी सिंथेटिक मतलब नेचुरल पॉलीमर से जब हम किसी पॉलीमर को सिंथेसाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और सिंथेटिक पॉलीमर मतलब जो सिर्फ लैब में बनाया जाए। तो जो रेयन है ये कैसा पॉलीमर है? तो ये सबसे पहले स्लाइड में आपको बताया था, फर्स्ट स्लाइड में, कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का जो एग्जांपल है वो सेल्यूलोज एसीटेट है या सेल्यूलोज नाइट्रेट भी है, ठीक है ना। तो सेल्यूलोज एसीटेट जो है, जिसको रेयन भी बोलते हैं, ये एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो हमें याद भी होना चाहिए। समझ में आया ना चीज? बी, ऑप्शन बी सही है। आकांक्षा, पायल, कोमल सब सही कह रहे हैं, शिवानी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19।
तो क्वेश्चन नंबर 19 है ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। ये जेई का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2016, ठीक है ना, 2016 का एडवांस का क्वेश्चन है ये, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, इसमें आपको हो सकता है पेन चलाना पड़े। तो ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नेचुरल रबर प्रोड्यूसेस, ठीक, इथाइलिन प्रोपाइलिन कोपॉलीमर, वोल्कनाइज्ड रबर, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीब्यूटाइलिन, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में जाएगा, ये इजी क्वेश्चन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन भी है। तो इसका क्या आंसर लगता है आपको, इसका आंसर क्या होना चाहिए एबीसीडी में, ठीक है। तो एक बार नेचुरल रबर देख लेते हैं। जो नेचुरल रबर है ये अपना बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक, और यहां पे अपने पास CH3, यहां पे अपने पास जो है CH डबल बॉन्ड CH2। ये जब पॉलीमराइज करता है, तो जब ये पॉलीमराइज करेगा तो यहां से आपको मिलेगा CH2 CH3 डबल बॉन्ड C, यहां पे पास CH, ठीक है, CH2, और यहां पे ये इस तरह से लिंकेज N, इसको बोलते हैं रबर, ये नेचुरल रबर है, और ये आपका आइसोप्रीन है, ठीक है। तो नेचुरल रबर इस तरह से हमें देखने को मिलता है। आपसे कह रहा है कि जब इसका हाइड्रोजनेशन करवा दिया, क्या करवा दिया, हाइड्रोजनेशन, ऑप्शन है, वेरी गुड, सही बता रहे हैं, आकांक्षा सिंह, पायल कुमारी, आप भी सही आंसर बता रहे हैं। इसका जो आंसर है वो क्या है, ए है। इसका अगर हम हाइड्रोजनेशन करवा दें H2PT, ठीक है ना, तो अगर आपने इसका हाइड्रोजनेशन करवा दिया तो ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का तो किस्सा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे H और H लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास बन जाएगा CH2, यहाँ पे CH, ये अपना हो गया CH3, यहाँ पे पास C, यहाँ पे अच्छा पहले H था पहले भी, यहाँ CH2, यहाँ पे पास जो है CH2, और ये इस तरह से पॉलीमराइज कर जाएगा, मतलब एक लीनियर चेन बन जाएगी, ठीक है ना, डबल बॉन्ड सारे खत्म हो जाएंगे। अब अगर ऑप्शन को देखा जाए तो वल्कनाइज्ड रबर तो किसी एंगल से नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है ना, पॉलीप्रोपाइलिन भी नहीं है, पॉलीब्यूटाइलिन भी नहीं है वो। यहां पर अगर आप देखें इथाइलिन प्रोपाइलिन का अगर को पॉलीमर अगर आप बनाते हैं तो इथाइलिन जो है आपका ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिखूं तो थोड़ा जल्दी हमें समझ में आएगा। यहां पर अगर हम थोड़ा इसको इस तरह से लिखें, प्रोपाइलिन को पहले लिखते हैं, तो प्रोपाइलिन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका CH3, क्या इसको मैं प्रोपाइलिन बोल सकता हूं, यस या नो, बोल सकते हैं भाई। तो ये आपका हो गया प्रोपाइलिन हो गया, और CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या इसको मैं इथाइलिन लिख सकता हूं, यस या नो, तो ये आपका हो गया इथाइलिन, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ दिया जाए, एक को पॉलीमर बना दें, तो अगर आप को पॉलीमर बनाएंगे तो क्या वो नहीं बन जाएगा भाई, कैसे बन जाएगा, रेडिकल रेडिकल में तोड़ दो, इसको भी रेडिकल रेडिकल में तोड़ दो, और रेडिकल रेडिकल क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला रेडिकल आगे कंबाइन कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपको ये मिल जाएगा, जो हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपका यहां पे इथाइलिन प्रोपाइलिन का जो कोपॉलीमर है वो नेचुरल रबर का हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इस टॉपिक के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू सैकरिक एसिड, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो which reagent is used to convert glucose into saccharic acid? HNO3, वेरी गुड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। सोनी फिटर जी सही आंसर है आपका, फलक सुल्तान आपका भी सही आंसर है, ठीक है ना, रुपेश आपका भी सही आंसर है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ये कि आपका ये जो ग्लूकोज होता है CHO और यहाँ पे CH2OH, ठीक ना, ये सब अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है, यहाँ पे HOH होता है, यहाँ भी HOH होता है, तो ये सब हमें पहले से पता है। ग्लूकोज, इसको डी ग्लूकोज बोलते हैं। तो इसकी रिएक्शन जब HNO3 के साथ होती है तो यहाँ पे अपने पास ये जो है COH में कन्वर्ट होता है, ये भी COH में कन्वर्ट होता है, बाकी ये एज इट इज ऐसे ही रहता है, और इसको बोलते हैं सैकरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं आप, सैकरिक एसिड इसका नाम दिया जाता है, दिस इज नोन एज सैकरिक एसिड, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस 2016 का है, और इसे आप ध्यान रखना, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो जेईई के जितने मेंस के क्वेश्चन आए हैं
वो भी आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए, जेई मेंस लेवल के जो क्वेश्चन है, ठीक है ना। एडवांस लेवल के आप छोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो थोड़े से टफ होते हैं और उस पर हमें जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो जेई मेंस के क्वेश्चन है उनको जरूर सॉल्व करना चाहिए आपको। तो जेई मेंस का एक 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लो डेंसिटी पॉलिथीन इज फॉल्स, ठीक है ना। और ये एनसीईआरटी से ही लिया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ही ये पॉइंट सारे मेंशन किए हुए हैं। तो ऑप्शन 1 है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट्स, डस्टबिन, ठीक है ना, ईटीसी। दूसरा ऑप्शन है आपका, इट्स सिंथेसिस रिक्वायर्ड हाई प्रेशर, जो कि सही भी है, ठीक है ना। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट्स सिंथेसिस रिक्वायर्स डाई ऑक्सीजन और अ पेरोक्साइड इनिशिएटर एज अ कैटलिस्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? स्वर्णी फिटर जी ने ए लिखा है, सही लिखा है ए, ठीक है ना, ए आंसर आएगा। आपको अगर याद होगा ए आंसर इसका गलत है। आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था पिछले क्लास में कि दो तरह के पॉलीथीन होते हैं, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। तो जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो आप घरों में देखते हैं, जो पैकिंग के काम में आते हैं ना, इसमें आप सब्जी वब्जी लाते हैं, जो लो डेंसिटी जो पॉलीथीन होती है, ठीक है ना। तो एक तो होगी नॉर्मल पॉलीथीन, लो डेंसिटी वाली, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है उसका, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन फिर भी टफ होता है। उसमें आप देखें तो आप 5 किलो 10 किलो तक सामान भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो और जो डस्टबिन वगैरह जो बनाते हैं, बकेट्स बनाते हैं, डस्टबिन, आपको याद होगा एक फोटो में भी मैंने दिखाया था, एक डस्टबिन या एक बकेट का फोटो हमने देखा था। तो जो बकेट्स या डस्टबिन बनते हैं वो किससे बनते हैं, जल्दी बताना, हाई डेंसिटी पॉलीमर से या लो डेंसिटी पॉलीमर से? तो जो हाई डेंसिटी के पॉलीमर होते हैं उनसे बकेट्स बनाए जाते हैं, या ड्रम्स वगैरह उनसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज क्लासिफाइड एज कंडेंसेशन पॉलीमर? कंडेंसेशन पॉलीमर जो है इनमें से कौन सा है? यह क्वेश्चन जेईई मेन 2014 का है, 2014 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पॉलीमर पे पूछा गया है। नियोप्रीन, टेफ्लॉन, एक्रेलोनाइट्राइल या डैक्रॉन? इसमें से रुपेश पूछ कह रहे हैं, यस सर 10 ऑफ का यूरिया हम लो डेंसिटी पॉलीमर में लिए थे, ठीक है ना। अच्छा 10 kg का यूरिया, अच्छा ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं रुपेश, ठीक है ना। तो इसमें नियोप्रीन वो कह रहे हैं कि हम वो 10 kg यूरिया लो डेंसिटी पॉलीथीन में लिए थे और वो नहीं फटा, यही कहना चाह रहे होंगे आप, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है, लो डेंसिटी पॉलीमर टफ होता है, हालांकि इजीली घरों में मिलता भी है। तो यहां पर विच वन इज क्लासिफाइड एज कंडेंसेशन पॉलीमर? तो नियोप्रीन, टेफ्लॉन, एक्रेलोनाइट्रिल और डैक्रॉन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? डैक्रॉन है, समझ में आया ना, डी, ठीक है। सोमली सही लिख रहे हैं, 22 का डी, फलक आप भी डी सही आंसर है, शिवम आप भी डी लिख रहे हैं, मुस्कान आप भी डी लिख रहे हैं, तो सही है, डी आएगा डैक्रॉन। डैक्रॉन बेसिकली पॉलीएस्टर है, ठीक है ना, और पॉलीएस्टर में वहां पे कंडेंसेशन होता है, RC डबल बॉन्ड OH और ROH, तो यहाँ से H2O का निकल जाता है और कंडेंसेशन होगा। एक्रेलोनाइट्राइल में एडिशन पॉलीमर बनता है, टेफ्लॉन जो है आपका ये भी एडिशन पॉलीमर देता है, नियोप्रीन जो है ये भी एडिशन पॉलीमर है, क्लोरोप्रीन का एडिशन पॉलीमर है। तो लेकिन जो डैक्रॉन है ये पॉलीएस्टर है, और पॉलीएस्टर जो है पॉलीएस्टर एस्टर बनाएंगे तो वहां पे H2O तो निकालेंगे, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर अपना खत्म होता है, ठीक है ना। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी और इस चैप्टर पे इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने अभी लगभग 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन हमने जो अभी सॉल्व किए, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और आप देख सकते हैं जो जेईई में भी क्वेश्चन आए, एडवांस में या मेंस में जो क्वेश्चन आए, तो ये इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं कि कंडेंसेशन आइडेंटिफाई करना है या एडिशन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, मोनोमर पूछता है, या उनके यूजेस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, तो उसमें उसका जो करेक्ट आंसर था वो ये था कि वो बकेट बनाने के काम में नहीं लेते हैं। तो जिसने ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन से बकेट बनता है और लो डेंसिटी पॉलीथीन से नॉर्मल जो पॉलीथीन वगैरह ये सब बनती है, ठीक है ना, पैकेजिंग जो बैग्स है ये सब बनते हैं। तो इस तरह से हमें यूज वगैरह भी अच्छे से पढ़ना है जो एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है, ठीक है, और ये क्लास भी खत्म होती है। अगली क्लास नहीं होगी बिकॉज ये चैप्टर ना यहीं पे फिनिश हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।